कहने वाले कहते हैं कि आप उनके राइट हैंड की तरह थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों में जो है दूरियां बढ़ गई? देखिए, वो आजम खां का ये था, पहले तो अच्छे लीडर थे, तो शक नहीं था इसमें। विपक्ष जो है जातिगत जनगणना की बात बहुत जोरों से जो उठा रहा है, हर जगह लगभग हर नेता बोल रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं? ओबीसी जाति कोई नई जाति नहीं है, पहले भी आरक्षण मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। जब ऐसे मैसेजेस आपको आए थे, आपको डर लगा था? नहीं, डर क्या लगता है? अगर राजनीति में जाओगे तो डरोगे तो राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में तो हर कदम पर दुश्मन होता है। तो जान का खतरा तो जो है, राजनीति में तो हर कदम पर दुश्मन होता है और अपनों में से ज्यादा हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, और राजनीति में दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आपके कौन दुश्मन? शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को क्या 24 में केंद्र में जो है कुछ जगह मिली? राहुल गांधी के बारे में तो क्या राय हो सकती है? बड़े नेता, देश की जनता तो उन्हें किस नाम से पुकारती सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ उन्हें बहुत कुछ अभी सीखने की भी जरूरत है। क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उनके मन में क्या है क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता चीज। ना तो मेरी मुलाकात होती है, ना मैंने देखा उन्हें कभी। अब से ठीक 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट काफी चर्चा में थी। वजह थी आजम खान की गिरफ्तारी और फिर बाद में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और इस बार भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खान का वर्चस्व तोड़ दिया। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपका जो राजनीतिक करियर अब तक रहा है वो कैसा रहा है? नहीं, राजनीतिक करियर मेरा बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि जब मैंने राजनीति शुरू करी थी लगभग 1990 में की, और 1990 से आज तक भारतीय जनता पार्टी से मैंने राजनीति शुरू की, और भारतीय जनता पार्टी से लगभग मैं 95-96 तक युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी था। पार्टी की जिम्मेदारियां भी थी मेरे पास और मैं पार्टी के लिए काम करता था। लेकिन कुछ मतभेद ऐसे हो गए कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, और 1999 में मैं बसपा से टिकट पे चुनाव लड़ा और तीसरा नंबर मुझे वहां पर, तीसरे स्थान पर है उसमें। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी भाजपा से अलग हो गए, और जब भाजपा से अलग हुए माननीय कल्याण सिंह, तो मेरे संबंध थे उनसे, मैं उन्हें गुरु मानता था। उन्हें मुझे बुलाया और बुलाने पर उन्होंने मुझे व्यवस्था सौंपी जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो उसमें मैं काम करने लगा। और काम करते करते, क्योंकि सपा का और उनका गठबंधन हो चुका था, सरकार बनाई थी दोनों लोगों ने मिलकर, और उसी बीच 2004 में मैं एमएलसी बना। लेकिन फिर 2-4 महीने के बाद हम लोग सब भाजपा में आ गए, माननीय कल्याण सिंह और हम सब लोग भाजपा में काम करते रहे। जब 2009 का जब चुनाव आया लोकसभा, तो 2009 में वो सपा में चले गए, लेकिन मैं वहीं रह गया, मैं बसपा में चला गया। बसपा से फिर चुनाव लड़ा, सरकार थी बसपा की, बसपा से चुनाव लड़ा। उस समय मेरा तीसरा नंबर था, क्योंकि वहां से जयप्रदा उस समय चुनाव जीती थी सपा से जी। तो बड़ा उतार चढ़ाव राजनीति में मेरे जीवन में रहे। और जब कल्याण सिंह इधर आए भाजपा में, फिर मैंने सोचा मैं बाबूजी के साथ हूँ, बाबूजी का भक्त हूँ, बाबूजी के साथ चलना चाहिए। तो फिर बीच में आप एक समय सपा में भी गए, 16 के आसपास की बात। हाँ, सपा में बाबूजी थे ना। हाँ, जब बाबूजी सपा में थे, सपा ज्वाइन की, जब सपा ज्वाइन की तो उन्होंने सपा छोड़ दी, लेकिन हम टिके रहे सपा में। 2011 में मैं सपा में गया लोग, और लगातार फिर सपा में मैं रहा, और सपा से ही 2015 में 16 में लोग एमएलसी बने। आजम खान साहब के साथ आपके कैसे रिश्ते? देखिए, हमारा छोटा सा रामपुर है, और एक दूसरे को बड़ा अच्छी तरीके से हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा शहर नहीं कि इस कोने से उस कोने वाले उनको नहीं जानते हम लोग, लेकिन छोटा सा रामपुर है और एक दूसरे को सब लोग जानते हैं और एक दूसरे से संबंध भी। तो राजनीतिक सब वो भी करते हैं, हम भी करते थे,
लेकिन हाय हलो थी। हमने सोचा, क्योंकि एक ईमानदार नेता थे उस समय, तो चर्चा होती थी, तो मैं ईमानदार के साथ पॉलिटिक्स करने में आनंद अलग आएगा। लेकिन हम उनके साथ चले गए 2011 में गए। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई मांग नहीं की, उन्हें चुनाव लड़ाया ईमानदारी से, और सरकार बनी सपा की। सपा की सरकार बनी। सपा की सरकार बनने के बाद जब चुनाव एमएलसी का है, तो हमें एमएलसी लड़ाया गया, और लड़ाया भी क्या गया। बरेली में एक टिकट अनिल शर्मा जी है, उन्हें सिंबल मिला, और चंद घंटों के बाद मुझे हेलीकॉप्टर के द्वारा उस समय इसके पीछे की कहानी है। सिंबल लाके दिया गया, क्योंकि 1 घंटे में वो सिंबल बदला, नाम चेंज हुआ, और मुझे चुनाव लड़ा, और भारी मतों से मैं जीत के भी आया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आजम खान के आप काफी करीबी थे, इस वजह से उन्हें जो पहले से तय था एमएलसी कैंडिडेट, उसका टिकट कटवा कर आपका नाम जो है आगे किया गया, और लखनऊ से पार्टी का सिंबल हेलीकॉप्टर के द्वारा मंगाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। और मैं बता रहा हूँ, एक संबंध हमारे छोटा सा रामपुर एक दूसरे से रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध थे, वो पारिवारिक संबंध नहीं थे। अब वो अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं, मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मेरा मन भारतीय जनता पार्टी में ही था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले सिपाही था, लेकिन कोई परिस्थितियां ऐसी रही, भटकता रहा इधर उधर। लेकिन आज अपने घर में क्या हुआ था जो आपको जो है छोड़कर जाना पड़ा? अब वो कई चीजें रही हैं, हमारे आपस के नेताओं की वजह रही, कुछ रही। अच्छा। क्योंकि वो माननीय नकवी जी वहाँ राजनीति करते थे, क्योंकि उनका ही वर्चस्व था पूरे रामपुर में। अब वो कारण रहा होगा, हमारी तालमेल नहीं बैठ पाए होंगे किसी कारण, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। छोटा सा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कल भी था, आज भी। आजम खान के आपके और उनकी काफी आप लोग नजदीक थे, और अब तो कहने वाले कहते हैं कि आप उनके राइट हैंड की तरह थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों में जो है दूरियां बढ़ गई? देखिए, वो आजम खान का ये था, पहले तो अच्छे लीडर थे, कोई शक नहीं था इसमें। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, जब सरकार बनी 5 साल के लिए, तो एक स्वार्थ उन्हें जगा, और स्वार्थ के खातिर वो जो भी अपने थे उन्हें सबको छोड़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। किसी को देखा नहीं उन्होंने, पार्टी को भी नहीं देखा कि हाँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी को देखा नहीं। लेकिन उसी बीच हमारे माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इनकी नीतियों से खुश होकर, क्योंकि देश के हित में जो भी काम माननीय मोदी जी ने किए हैं आज तक, तो इतनी भी उनकी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, लेकिन इसमें का प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला कि जिन ऊंचाइयों तक हमारे देश को पहुंचाने में उनकी भूमिका। कार्यकाल की दृष्टि से अगर देखें तो आपको बहुत कम 2 साल का समय मिला। इन 2 सालों के दरमियान आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, जिनके दम पर आप 2024 में जनता के बीच जाएंगे, वोट की अपील करेंगे? देखिए, 2 साल के कार्यकाल में लगभग 2 साल नहीं हुए, लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। लेकिन 2 साल में मैंने जनता का मन मोहा है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रह के काम करता हूँ। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब तक मैं लगभग 2 साल होने को है, लगातार जनता के बीच में रहा। कहीं एक दिन की छुट्टी नहीं की, कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गया मैं। एक आध दिन के लिए अगर सदन चला, या 10-5 दिन के लिए सदन चला, तो दिल्ली जरूर आ जाता हूँ, या अपने नेताओं से मिलने कहीं अगर जाना होता तो चला जाता हूँ। बाकी 24 घंटे जनता के बीच में रह के सेवा करता हूँ, और मेरा हर वक्त जनता से संवाद रहता है। क्योंकि अगर मेरा रात को भी अगर मैं सोता भी हूँ तो मोबाइल मेरा खुला रहता है। 12 बजे भी कोई कार्यकर्ता फोन करता है मुझे, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ। मतलब कि आपको कभी फोन किया जाए आप अवेलेबल हैं? जी। चलिए, आसिम रजा के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आसिम रजा समाजवादी के कार्यकर्ता है, मेरे सामने चुनाव लड़े थे वो, और अच्छा चुनाव लड़े। अब इस समय कौन आता है कौन नहीं आता है अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का एक ही मानना है,
आप पार्टी के लिए काम करते रहिए, कार्यकर्ता बन के हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं देखना हमारे सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य ये है कि हम 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में आती हैं और 80 की 80 सीटें, जिसमें एक रामपुर भी है, जीत के हम माननीय मोदी जी को दें। सरकार आप लोगों का लक्ष्य 80 सीटें टोटल जी। क्या लगता है आसिम रजा आपको 24 में अगर टिकट पाते हैं तो टक्कर दे पाएंगे? देखिए तो जनता सेकंड रनर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। देखिए वो चुनाव आसिम राजा का नहीं था, वो आजम खान का चुनाव था। वो आजम खान ने मेरे ख्याल से अपने चुनाव में कभी इतनी मेहनत नहीं की होगी इतनी कि आसिम राजा के चुनाव में मेहनत की। घर घर गए, जगह जगह हेलीकॉप्टर से सभाएं की और बाप बेटे सभी लोग उसमें सब लगे। लेकिन तब भी आपने देखा होगा रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट तो आपका जो है रिजल्ट क्या आया, लगभग 52%। लेकिन मैं भी वहां का लोकल का हूँ। मैंने जनता के लिए बीच में रह के जो काम किया है, जनता सब जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज मैं 2 साल लगातार जनता के बीच में रह रहा हूँ और जिनका नाम आप ले रहे हो है ना, वो किसी को सलाम करने तक अभी तक नहीं निकले होंगे घर से जिस दिन से चुनाव हारे हैं। अच्छा। हाँ, तो अब आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जनता का बीच में रह रहा हूँ। जनता को इसे तय करना है कि हमारा नेता कैसा हो। मेरा अगला सवाल सर आपसे कि अभी जो संसद की सिक्योरिटी ब्रीचिंग का मामला है, इसे आप कैसे देखते हैं? काफी जो विपक्ष है काफी हो हल्ला मचा रहा है इसके लिए, कई सांसद सस्पेंड कर दिए गए। नहीं, वो विपक्ष जो हो हल्ला मचा रहा है वो अपना भी नुकसान कर रहा है, देश का भी नुकसान कर रहा है और सरकार का भी नुकसान इसमें होगा, क्योंकि सदन चलता तो पैसा खर्च होगा। बिल्कुल पैसे खर्च और बहुत सारे बिल ऐसे हैं बहुत जरूरी थे, जनहित से जुड़े बिल हैं, वो आने थे, लेकिन इनके हो हल्ला के चक्कर में वो नहीं आ पा रहे। तो सदन से भी मेरे ख्याल से बाहर का रास्ता दिखाया है हमारे स्पीकर साहब ने, और लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब उसमें जो घटना घटी है, जो मिस्टेक सुरक्षा कर्मियों की रही है जी, तो उसकी जांच चल रही है और जो भी उसमें दोषी होगा उसमें उसे सजा मिलेगी। और मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे, सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो उसमें जांच के विषय का है मामला, तो उसमें और उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी माननीय सदस्य हैं, हम लोग भी माननीय सदस्य हैं। उनका विपक्ष का यही तो कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी आए सदन में, बोले आखिर जवाब दें सवालों के। नहीं, गृह मंत्री से जुड़ा कोई मामला ही नहीं है। गृह मंत्री से ये सदन का जो है हमारा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी आखिर कौन है? माननीय अध्यक्ष है, उनके सब अंदर आते हैं, पार्लियामेंट पूरा उनके उसमें आता है। जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी, तो उनके उसमें आता है। तो वो देख रहा हूँ, उन्होंने पहले दिन ही बयान दे दिया इसके जो भी जिम्मेदार होगा है ना, उसको कड़ी सजा मिलेगी और उसकी जांच कराई जाएगी। सांसदों को इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड करना ये सही है? अब सदन नहीं चलने देना भी ये भी तो गलत है भाई। आप बेल में जाके तख्ती लगाकर है ना पीठ का अपमान कर रहा हूँ, ये भी तो गलत है। और ये सब पहले तय हो चुका था। विपक्षी दलों की जब संयुक्त बैठक हुई थी उसमें तय हो गया था भाई कि इस तरह की घटना कोई नहीं करेगा, कोई तख्ती लेकर नहीं जाएगा, कोई बैल में नहीं जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई जी, वो कह रहे हैं कि जो है संसद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये उस मानसिकता के लोग हैं, जब ये संसद बन के तैयार हुआ था और जिसकी ओपनिंग थी तब इन लोगों ने विरोध किया था। आज तो वही लोग संसद में बैठ रहे हैं, तो आज भी विरोध करना कोई नई बात नहीं। पहले दिन भी विरोध उन्होंने किया था, एक भी नहीं आया था इनमें से। और मैं समझता हूँ जनता सब देखती है, और ये जो विरोध कर रहे हैं मेरे ख्याल से 2024 में चुनाव में मेरे ख्याल संसद तक आएंगे भी। लेकिन उनका विपक्ष का तो सर काम ही होता है विरोध करना, क्योंकि संसद की सुरक्षा में चूक छोटा मोटा मामला तो है नहीं, बहुत बड़ा मामला है। वहां पर स्मोक कैनिस्टर की जगह जो है कुछ भी हो सकता था, कोई एक्सप्लोजिव हो सकता था अगर वहां हो जाता है ऐसा। सरकार बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार मानती है चूक हुई है उसमें और सुरक्षा के उससे, लेकिन उसकी जांच चल रही है और जांच में हर सदस्य का कर्तव्य बनता है तो जांच में सहयोग करें। विपक्ष यही तो बार बार लगातार कह रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी टीवी पर जाकर के बयान दे रहे हैं, वो आखिर सदन में आकर क्यों नहीं सफाई देते?
वो तो इसी की मांग कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री से कोई मामला बनता ही नहीं उनका। भाई माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बयान भी दिया है, कार्रवाई भी हो रही है, और क्या विपक्ष क्या चाहता है? देश के गृह मंत्री होने का ये दायित्व तो नहीं है क्यों इस पर कुछ बोले? जो जवाब चाहिए सरकार देने को तैयार है, सुने तो भाई सरकार हमारी बैठी है ना, अब सब लोग बैठे हैं, जवाब विपक्ष सुने भी तो, सुन कहाँ रहा है? वो तो आए दिन हाय हल्ला करता रहता। वो नहीं चाहता सदन चले कि जो बिल है वो पास हो। वो सिर्फ सदन की कार्रवाई रोकने के लिए सब ये ड्रामा करता है। पिछले सदन चला था 2-3 महीने, पिछली बार भी इन्होंने यही कहा, अब सदन चल रहा है, अभी वो चाहता है कि सदन में कोई बिल पास ना हो। सर मेरा अगला सवाल है कि 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन आपको चुनौती दे पाएगा? कई सारे दल इकट्ठा हुए अब। देखिए 19 में भी हमारे उत्तर प्रदेश में सब लोग इकट्ठा होकर लड़े थे जब, जिसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा भी। कोई चौथा दल और तो बचा नहीं। 3 दल हमारे उत्तर प्रदेश में है, तीनों पहले भी इकट्ठे थे और आज भी। हम तो मान के चल रहे हैं सारे दल इकट्ठे हैं और सारे दलों से हमें चुनाव लड़ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता इकट्ठे हो तो ना हो तो, क्योंकि हमारी जो तैयारी है कार्यकर्ता में, हम चाहते हैं आधे में हम बाकी में सब। क्या एजेंडा है आपकी पार्टी का 2024 को लेकर? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अब 2 साल के विकास हमारे, हम दूर तो नहीं जाते लेकिन हमारे रामपुर में आप जाके देख लीजिए, 2 साल में इतना विकास हो गया है कि मेरे ख्याल से 10 साल में कभी। अगर मैं पार्टी लेवल की बात करूं जो है पूरे पैन इंडिया की, तो पार्टी आपकी भाजपा किन मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव लड़ेगी? मैं बता रहा, विकास का ही मुद्दा, सिर्फ एक विकास मुद्दा है, बाकी विकास की राजनीति हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, मजहब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्योंकि जो दूसरे दल है मजहब की राजनीति भी करते हैं, जातिवाद की भी राजनीति करते हैं, परिवार की भी राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी विकास की बात करती है, देश की बात करती है। और ये भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर नहीं, कहाँ है ये मुद्दा? सब उनका है जो विपक्षी है। आप आम आदमी से पूछ लीजिए, गरीब से जाकर पूछ लीजिए, बड़े सुख से शांति से रह रहा, खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, सब आराम से, तेल भी मिल रहा है, उसे नमक भी मिल रही है, सब आराम से मतलब जिंदगी गुजार रहा है। आज की तारीख में कोई भूखमरी से नहीं मर रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, तो आए दिन घटना घटती रहती थी। अभी आपने कहा कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है, मुझे याद आ गया हंगर इंडेक्स अभी आई थी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, उसमें हमें जो है बांग्लादेश से पीछे दिखा दिया गया। नहीं है वो, देखो समीकरण क्या रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ जी, है ना, उत्तर प्रदेश कोई राज्य आसपास के राज्य देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई भूखमरी से आज की तारीख में नहीं मरी। अब जहाँ सरकारें हमारी नहीं रही हूँ वो अलग बात है, जैसे पश्चिम बंगाल जी, बांग्लादेश बंगाल है ना, तो हाँ, तो उसमें आप जाके देख लीजिए, उसमें सरकार है तो क्या आए दिन दंगे फसाद क्या क्या होता है, आप कुछ जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकारों की जो स्टेट की जो सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी भी बनती है। अभी विपक्ष के एक नेता है, उन्होंने जो है सदन में ये बात उठाई कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है सरकार को, तो आप देश का विकास कहाँ जा रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो देश का पैसा है वो उन गरीबों का ही है। जो 140 करोड़ जो लोग हैं वो इस देश के मालिक हैं। फ्री में राशन देना ठीक नहीं, वो इस देश के मालिक हैं, और वो देश को आगे तरक्की करते रहो, वो दुखी रहे। तो मैं समझता हूँ देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता। जनता हमारी 140 करोड़ जो है सुखी रहेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। कैसे सुखी रहेगी? सुखी है आज की तारीख, मोदी जी के सरकार में सब सुखी, सबका साथ सबका विकास, कोई जात धर्म की बात नहीं होती, कोई मजहब की बात नहीं। अच्छा, अभी आपने जाति धर्म की बात कर दी तो मुझे एक और सवाल याद आ गया। विपक्ष जो है जातिगत जनगणना की बात बहुत जोरों से जो उठा रहा है, हर जगह लगभग हर नेता बोल रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ओबीसी जाति कोई नई जाति नहीं, पहले भी आरक्षण मिलता रहा,
आज भी मिल रहा है। बात रही जनगणना की, इस सरकारें जो हमारे विपक्ष है सामने है, आज ये याद आ रहा है, इनकी भी सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दूसरी जगह भी रही जी। उस समय इन्हें जाति गणना याद नहीं आई, लेकिन जब सरकारों में नहीं, खाली बैठे हैं घर पर, तो जाति गणना याद आ रही है। लेकिन जाति जनगणना से कुछ भला होने वाला नहीं है। ये जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की बात नहीं रखेंगे, जनता के मुद्दे नहीं रखेंगे, जब तक इनका भला होने वाला नहीं। ये कितने भी गठबंधन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में जाओगे तो जनता का मन आपकी तरफ आकर्षित होगा। वो तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिले। वो तो यही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। अरे मिल रहा है ना। अभी सदियों से लटका हुआ था महिला आरक्षण बिल, कभी कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई उसमें कि आरक्षण बिल लेके आए। तैयार था, सब कुछ था मसौदा, है ना। जब पास हो गया सदन में तो सब हम भी चाहते थे, अरे भाई चाहते थे, 65 साल तक कहाँ थे आप। इस पर भी विपक्ष कहता है कि जो है ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का। मैं बता रहा हूं, उन्हें तो लगता है भाई अब जो होगा तो किसी को फायदा होगा तो देगा ही भाई। आपको अगर मैं लाभ पहुंचाऊंगा तो कुछ ना, मुझे गाली थोड़ी दे जाओगे, अच्छे कह के जाओगे कुछ ना कुछ। महिलाओं को अगर इसका फायदा हो रहा तो महिला तो मिलेगा। महिला के साथ में अब 5 राज्यों के चुनाव हुए, रिजल्ट आपके सामने है। महिला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आशीर्वाद दिया हमारे मोदी जी। मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश हम जीत के आए हैं और भारी मतों से जीते हैं। वहाँ सबका साथ सबका विकास के हिसाब से वोट मिला है। कई सारे नेताओं के बयान जो है वायरल हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान जीते। मतलब कि उनकी जो है, कहने का मतलब कि उनकी जो योजना थी लाडली बहना, पूरा का पूरा चुनाव मध्य प्रदेश का उसी पर टिका था और उसी की वजह से वहां पे जीता जो है मिली। देखिए, क्या कहेंगे आप इस पर? हमारी भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता है, चाहे मैं सांसद हूँ, एक जिम्मेदारी दे रखी है, एक मैं भी कार्यकर्ता हूँ। ऐसे ही हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान वाला है, वो भी एक कार्यकर्ता है। ऐसे माननीय मोदी जी हैं, वो भी कार्यकर्ता है। चेहरा हो सकता है लेकिन सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पूरे देश में, और उनके चेहरे पे चुनाव था, किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। और जीत का श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। 5 राज्यों में जो चुनाव लड़ा गया, तो ये कहना गलत है किस नेता के क्यों उस पर चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को क्या 24 में केंद्र में जो है कुछ जगह मिलेगी? देखिए, तो पार्टी तय करेगी कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है, क्या जिम्मेदारी देना चाहिए, ये पार्टी तय करेगी। और हमारी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है और बहुत पद है हमारे पास, क्योंकि अभी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो अभी भरे नहीं गए। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का दिल बड़ा है और दूसरे की पार्टी का दिल छोटा है? हाँ, छोटे ही है। कहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है? बताओ, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। कांग्रेस आधी हो गई, समाजवादी आधी हो गई, दूसरे दल आधे हो गए, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सबको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए और इनके साथ हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। अच्छा, ये मैं आपसे पहले जब मेरी भी बात हुई कि आजम खान ने आपको चुनाव लड़ाने के लिए एमएलसी का पहले से तय जो था कैंडिडेट, उसका नाम कटवा दिया था, तो मैं थोड़ा सा उस कहानी को विस्तार से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी की बहुत चर्चा होती है। इस कहानी की मैंने कई लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों के वो इस कहानी की इसको पता है ये चीज की आखिर है क्या, लेकिन पूरी तरह से नहीं पता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आखिर वो पूरी कहानी क्या है, क्या है वो पूरा प्रकरण? प्रकरण कोई नहीं है। प्रकरण जो प्रत्याशी पार्टी ने तय किया था, तो वो लोगों को पसंद नहीं था। बरेली के लोगों को पसंद है, जिस जिले का था, हाँ, उन्हें पसंद नहीं था वो प्रत्याशी। उन लोगों ने पहल की, माननीय आजम खान साहब कहीं से आ रहे होंगे तो ट्रेन में रोक के उन्होंने पहल की कि साहब हमें ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, और कोई बदल के इसकी जगह प्रत्याशी दे दी। तो बरेली के लोग भी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले एमएलसी रहा और सब लोग जान पहचान गए हैं बरेली। तो मेरा नाम चर्चा में आया। सिर्फ इतनी सी बात तो नहीं होगी कि लोगों को सुन करके जो है उन्होंने पहले से जो था कैंडिडेट उसका नाम हटा के आपका नाम ले दिया?
सिर्फ इतनी बात इसके पीछे कैसे हो सकती है? कुछ और भी तो रहा होगा, नहीं और कोई बड़ी वजह? नहीं, और कोई वजह नहीं थी। मैं जहां भी रहता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। हो सकता है मेरे काम से प्रभावित होकर पार्टी ने ये सोचा हो तो फैसला लिया हो, लेकिन काम में जहां रहता हूँ मैं ईमानदारी से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, अपना समझ के। तो सर, आपसे करीब 1 साल पहले आपको कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे, धमकी भरे थ्रेड्स आए थे, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, खालिस्तानी संगठन है, उसकी तरफ से ये मैसेज आए थे। पहला मैसेज आया तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरा मैसेज आया तो अवगत मैंने प्रशासन को कराया। जब प्रशासन को अवगत कराया तो प्रशासन ने उसमें जांच में बैठा ली। अच्छा, ये पहले और दूसरे मैसेज के बीच में जैसे कि थोड़ा कुछ गैप रहा होगा समय का? हम रात को आते थे मैसेज, मतलब 11-12 के बीच में। नहीं, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ जब ऐसी वारदात हुई तो लगातार कुछ मैसेज आए होंगे, फिर उसके बाद आप बता रहे हैं कि 3 बार इस तरह की वारदात हो चुकी है। हाँ, 1 या 2 दिन गैप देखिए। अच्छा, गैप देखिए इस तरह से। जब तीसरा मैसेज आया तो सतर्क थोड़ा प्रशासन हुआ। तो लेकिन उसमें जांच बैठी और जांच में शायद एक आधी गिरफ्तारी शायद उड़ीसा में कहीं इधर कहीं हुई थी, उसकी डिटेल खंगाली गई। लेकिन वो जिसके नाम सिम था या क्या था, लेकिन वो बहुत गरीब आदमी था, व्यक्ति वो यूज हैंग करके यूज करते थे उसको। अच्छा, उसके नंबर भी। अच्छा। हाँ, लेकिन जांच चल रही है उसमें भी, शायद यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी है चल रही है। तो जब ऐसे मैसेजेस आपको आए थे, आपको डर लगा था? नहीं, डर क्या लगता है? अगर राजनीति में जाओगे तो डरोगे तो राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में तो हर कदम पे दुश्मन होता है। फिर भी जान का खतरा तो जो है, बता रहा हूँ, राजनीति में तो हर कदम पर दुश्मन होता है, और अपनों में से ज्यादा हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, और राजनीति में दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आपके कौन दुश्मन? नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कोई होए भी नहीं। मैं तो सबके साथ सबको प्यार देना जानता हूँ, और सबको प्यार दे भी रहा हूँ आज की तारीख। क्योंकि मेरे यहाँ मुस्लिम बाहुल जिला भले ही है, क्योंकि मुस्लिम काफी है मेरे। हाँ, आपके यहाँ जो है 5 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम काफी है, तो उसमें से मुस्लिम लेकिन आपके लिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका नजरिया सॉफ्ट है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद आज की तारीख। 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? नहीं, तैयारी पूरी है। मैं तो जब से चुनाव जीता हूँ तो पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैंने अपने आप को कभी सांसद नहीं समझा। पहली बात, पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी काम देती है तो मैं काम करता हूँ, और जनता के बीच में रहकर काम करता हूँ। कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने ऐसे चलाए बड़े बड़े गर्मी बीच में। मेरी माटी मेरा देश वाला कार्यक्रम चला, बड़े भयंकर गर्मी थी, सब लोग हम लगे। और अब दूसरा ही कार्यक्रम चल रहा है, विकसित देश भारत वाला, यात्रा वाला, है ना, इसमें सब लोग लगे हैं। अभी सदन चल रहा है, मैं जब भी यहाँ से 2 दिन की छुट्टी मिलती है, शनिवार इतवार, तो लगभग एक ही दिन में 3 दिन कार्यक्रम करता हूँ अपने क्षेत्र में। अभी पिछले हफ्ते गया तो 2 यात्रा के कार्यक्रम किए, एक प्राइवेट कार्यक्रम था टूर्नामेंट का बच्चों का। अच्छा, ओपनिंग थी स्टेडियम की, वो भी करके आया। ऐसे ही बीच में दूसरे। अच्छा, अभी आपने ये यात्रा की बात करी तो उससे मुझे याद आ गया कि इस समय शायद आज से ही है यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ये भी सफल होगी? अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या वो सफल थी आपकी नजरों में? नहीं, मेरे नजरों में असफल थी। क्यों? इसके पीछे क्या कारण? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के बारे में बच्चा बच्चा जानता। कांग्रेस ने 65 वर्षों में इस देश के लिए क्या किया, और करते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक ही परिवार में, एक ही घर में वो राजनीति को उन्होंने कैद कर दी। कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार की पार्टी है, गांधी खानदान से निकलती है, वही खत्म हो जाती है।
अच्छा, ये क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, इसमें मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल। और काफी दिनों राज भी किया है देश पर। लेकिन अगर वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते तो बहुत बड़ी पार्टी होती है। इसीलिए आजादी के बाद में जब लोगों को जागरूकता पैदा हुई, बोले भाई ये तो एक ही घर में है, एक ही घर पूरा देश चला रहा है, तो लोगों को एहसास हुआ कि हम गलती कर रहे हैं, और उसका मूव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। आज 2 सीटों वाली पार्टी, आज देख लो कहाँ खड़े हैं। पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी की तरफ देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। आज तो पूरा विश्व माननीय मोदी जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी को अपना नेता मानने को तैयार पूरा विश्व है आज की तारीख। और जो हमारे इकोनॉमी हमारे देश की 10वें नंबर पर छोड़कर कांग्रेस गई थी, आज वो जीडीपी 5वें नंबर पर आगे माननीय मोदी जी ने खड़ी करी। ये बहुत बड़ी ताकत है, और हमारा तो लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो जीडीपी 5वें नंबर पर है, 3रे नंबर पर। हाँ, वो तो जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषण में। अच्छा, अभी आपने वो परिवारवाद का जो है जिक्र हाँ, किया। गरीबी की बात करते हो, गरीबी कहाँ है? देश तरक्की कर रहा है, गरीबी कहाँ है? फिर मैंने वही बात की ना कि जो है तरक्की देश कर रहा है, डेवलप हो रहा है, फिर भी जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। नहीं, आपने देखा नहीं, ये तो सुविधा है, ये आम आदमी की सुविधा है। अब किसान सम्मान निधि आपको हमारी सरकार दे रही है। किसान को पूरे वक्त में बेचारे ना तो फसल 6 महीने फसल आती है किसान, अभी 3रे महीने बेचारे के खाते में सीधा सीधा पैसा पहुंच जाता है। किसान कितना भला होता होगा उस पूरे वक्त में जब पैसा मिलता है किसान को। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान से वाकिफ हूँ उनकी परेशानियों से, क्योंकि 6 महीने वो आपसे पैसा लेके वो अपनी उसमें फसल में लगाता है। अब वो 2-3 उसमें महीना पहुंच जाते हैं, तो वो पैसा वो अपना यूज कर रहा है। आज हम उसके ये योजनाएं बेशक चलती है, लेकिन आप देखें जो है किसानों की आत्महत्या का रेट नहीं, आत्महत्या कहाँ भाई, तो बंद हो गई आत्महत्या, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही कोई आत्महत्या नहीं। जब से मोदी जी आए, उससे आत्महत्या नहीं हो रही कोई। मतलब 14 के बाद से आत्महत्या हुई नहीं। आप बताइए कहाँ हो रही? पहले 14 से पहले होती थी, मैं मानता हूँ होती थी। किसान के कर्ज में इतना डूबा था, इतनी परेशानी में रहता था बेचारा। तो क्योंकि किसान एक ऐसी परिश्रम करता है कि मेहनत तो बहुत करता है, किसान से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन रिजल्ट उसका बेचारे का 0 ही आता था। क्योंकि जो मेहनत करता था, जो रोटी खा लेता था, जो अपने खर्चा कर लेता, कपड़े बना लेता, वो ही बचता था बेचारे को, बाकी कुछ नहीं बचता। शादी ब्याह में भी इधर उधर से लेके करना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने जब से 2014 में आई है ना, तो उसे अनुदान के रूप में समझ लो, जैसे ही समझ लो, ग्रांट भी दी है, और गरीब बेटियों के लिए सामूहिक शादी है ना करा रही। परिवारवाद का आरोप जिस तरह से आप सब कांग्रेस पर लगाते हैं, उसी प्रकार वो भी भाजपा पर लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ नेताओं का नाम गिनवाते हैं वो, इनमें गृह मंत्री जी का नाम, राजनाथ सिंह जी का नाम, और कुछ नेता हैं। वो उदाहरण देते हैं कि आखिर इनके बेटे कहाँ हैं कहाँ नहीं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसे परिवारवाद नहीं क्या होगा? परिवारवाद वो होता है जो सरकार चलाता है, पार्टी चलाता है। हमारे नेताओं में पार्टी को नहीं चला रहा। माननीय हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका बेटा विधायकी है, विधायक है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी काम कर रहा है, लेकिन पार्टी नहीं चला रहे हैं। लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ पार्टी चलाते हैं। जैसे सपा है, सपा एक ही घर की पार्टी है, उसी में संगठन उनके हाथ में। मुख्यमंत्री बनेगा तो वो मुख्यमंत्री उनका अपना है ना, गृह मंत्री बनेगा तो वो उनका, वो पूरा घर से चलता हो। हमारे घर से नहीं चलता। हमारे सबकी पार्टी है, हर कार्यकर्ता इसमें पार्टी में इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी आज जहाँ पहुंचे हैं, वो भी छोटे से कार्यकर्ता थे, आज देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे कब किसको पता नहीं किसी को पता नहीं होता। अब हमारे देखो ये आप क्या नाम, राजस्थान, किसी को पता ही नहीं था। वजरा शर्मा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे,
लोग देखते रह गए। ऐसा नहीं, नाम, ये ऐसा बात नाम, बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश में उन्होंने मध्य प्रदेश की बात पहली बार की। विधायक बने, पहली बार विधायक बनने का चीफ मिनिस्टर, हाँ, तो सोचा होगा किसी ने बने? नहीं, ये बिल्कुल सब सही। कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसे आगे बढ़ाया जाता अच्छा, जो है अभी एक और मेरे मन में सवाल आ गया कि चूंकि विपक्ष इसको हमेशा उठाता रहता है, इस मुद्दे को, कि भाजपा वाले ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, है। इस पर क्या? ये भी गलत है। भाजपा का तो अपना नारा है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है बात ना, उसके लिए काम करती है। और इसी के लिए हम तो चाहते हैं जो हमारे दिशा भटक गए लोग सब हमारे साथ जुड़े और काम और जुड़े हैं। पसमानदा समाज हमारी पार्टी ने एक संगठन तैयार किया है, जो मुस्लिम बेचारे अल्पसंख्यक उधर थे बेचारे, जिन्हें डरा डरा कर रखा तब तक कि भाजपा आ जाएगी आपको नुकसान करेगी, आपको नुकसान करेगी। ये दल डराते थे, क्योंकि ये दल जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ये चाहते हैं कि हमसे मुस्लिम वोट डाल सकते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मोदी सरकार माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट होता है उसको कम कर दी। भाजपा अगर उनके साथ है, उनको साथ में लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम का बजट क्यों कम कर दी? ये माइनॉरिटी कहाँ से देंगे? जो सबको सुविधा मिल रही है, चाहे राशन मिल रहा हो तो सबको बराबर मिल रहा है, सम्मान किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको बराबर मिल रही। तो एक पक्ष को ये जरूर थोड़ी कि ज्यादा दिया जाए कम दिया जाए। भाई 140 करोड़ जनता है, और जिसमें जो गरीब है ना, उनको सबको बराबर का सम्मान गवर्नमेंट दे रही है। अब ये नहीं देखती हमारी पार्टी के ये है ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या सिख है, या ईसाई है, सबको बराबर। राजस्थान में एक बड़ी ही चर्चित सी सीट है जहां से बालकनाथ जी जो है कैंडिडेट थे तिजारा से। वहां भी जो है लोगों ने कहा, आरोप लगाया कि बीजेपी ने यहाँ पर ध्रुवीकरण कर दिया है। देखिए, विपक्ष के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, और हमारे सांसद रहे हैं रवि जी, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं भी उसी सदन का सदस्य था, वो भी उसी सदन के सदस्य थे, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। चुनाव लड़े हैं, पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, चुनाव विधायक लड़ी, आप विधायक लड़े हैं सब लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मंत्री विधायकी का चुनाव लड़े। दूसरे दल में तो बिखर जाता मामला, अरे भाई हम सांसद हैं, मंत्री हैं, क्यों चुनाव लड़े? लेकिन यह कार्यकर्ता है, जो हमारे हाईकमान का आदेश मिल गया, पार्टी का आदेश मिल गया, उस पर काम करना है। हम ये नहीं देखते कि छोटा बड़ा कौन सा काम मिल रहा है, हमें काम करने से मतलब होता है। तो जो सांसद चुनाव हार गए विधानसभा का, उनका आगे भविष्य क्या होगा? ये तो पार्टी तय करेगी, तो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं तय करेंगे कि उनका क्या जिम्मेदारी रहेगी आने वाले समय में। जरूर थोड़ी हम चुनाव के लिए पार्टी हमारा काम नहीं करती। मैं बता रहा हूँ, हमारी जो एक पार्टी देश के लिए काम करती है, कि देश को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाए। बहुत सी पार्टी जीतने के लिए चुनाव, जीत जाए साहब, हम ये कर ले, वो कर ले। आपने देखा होगा कांग्रेस कितने भ्रष्टाचार होते थे, कितने काले धन को अभी पीछे निकला है। कोई एक सांसद थे, कुछ साहू जी, मशीनें टूट गई गिनते 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 गिनते। अब भी सरकार के मतलब सरकार में नहीं होने के बावजूद तो ये हाल है, सरकार में रहे हो तो क्या हाल होगा। अच्छा जी सर, अब मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगा, आपको ब्रीफ में उनके बारे में 2-4 लाइन बताएंगे। पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुपरहिट हीरो हैं, अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसे दुनिया ने लाइक कर। अच्छा, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। वो भी सुपरहिट है, वो भी पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान उन्हें की जय जय कर रहा। अच्छा, तीसरा नाम है अखिलेश यादव। उनके बारे में तो ये कहूँ, फिलो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे अपना घर नहीं संभालेंगे। तो आप थे वो? जब घर नहीं संभालोगे तो देश का संभालोगे, प्रदेश का संभालो। जब मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके घर में बड़ी फूट थी। अच्छा, चाचा कहीं जा रहे हैं, चाची कहीं जा रही, बाप कहीं जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत मत सोचिए आप। अच्छा, मायावती के बारे में क्या कहना आपका? अच्छी लीडर है, अच्छी
मुख्यमंत्री रही हैं वो, हम्म। लेकिन कभी कभी जातवाद को बढ़ावा दे देती, ये थोड़ी सी कमी। अच्छा, मैंने इसे सुना है, सिर्फ मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं सुना है कि बीएसपी से जो एक बार चला जाता है, कभी मायावती जी उसको वापस लाने की कोशिश नहीं करती। क्या ये सही बात है? नहीं, तो दोबारा चुनाव लड़े। वही, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दोबारा जो है कैसे जो है उसमें। नहीं, हम दोबारा चुनाव लड़े और वो बुलाया और टिकट भी दिया उन्होंने। आपको मायावती जी ने बुलाया था? हाँ। उनसे बात आपकी होती है, फिर पार्टी किसी और क्या करता नहीं, है? माध्यम होता है, माध्यम होता है, माध्यम। उनको डायरेक्ट थोड़ी फोन करेंगे हम। वो भी बात सही है। हाँ, वो जो उनके मंडल प्रभारी वगैरह जो भी होते हैं, जिलाध्यक्ष वगैरह, उनके माध्यम से बुलाया गया, दोबारा टिकट दिया। और वो अलग बात है, हम चुनाव हार गए उस समय 2009, और वो 2009 का चुनाव बहुत अजीब ही था हमारे रामगढ़ में। मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए, बहुत महंगा चुनाव था। महंगा चुनाव था। बहुत महंगा था उस समय। आज दुनिया में अमर सिंह जी नहीं है माननीय, लेकिन उस समय थे वो। तो हर गली में, हर रास्ते में पैसे ही पैसा दिखाई पड़ रहा। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल, अभी आपने महंगे की जिक्र कर दी, तो चुनाव आयोग जो रेट तय करता है, क्या नेता उसी रेट को फॉलो करते हैं चुनाव में? क्यों नहीं करते? आपको लगता है करते हैं? हम तो उससे भी बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास है ही नहीं पैसा। नहीं, है ही नहीं, हकीकत है। हम 2 बार विधायक भी रह लिए, तीसरा भी सांसद भी है। हम सही बता रहे हैं, जो हम अपने बाप दादी की जो जायदाद होती है उससे भी हम कम नीचे आ गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अब वो खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई इनकम कम, तब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। वही चीज है। राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो मेरी क्या राय हो सकती है। बड़े नेता उनके हैं देश की जनता तो उन्हें किस नाम से पुकारती सब लोग जानते हैं। और मैं समझता हूँ उन्हें बहुत कुछ अभी सीखने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। आपको उन्हें ना तो जनता की समझ है अभी, और ना अभी पार्टी चलाने की समझ। तो आपको लगता है कि अभी उन्हें और समय देना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी या फिर ऐसा होना चाहिए कि राहुल गांधी को किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन के 1 टर्म या 2 टर्म उस राज्य को संभालना चाहिए, फिर पीएम के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ राजनीति में बहुत कुछ सोच समझ। अब जरूर नहीं कि आप किसी राजा के घर पैदा हो तो राजी बनो, वो जमाने निकल गए। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बहुत कुछ पहले के राजाओं में और लोकतंत्र में बड़ा अंतर होता है। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब तो कौन बनेगा राजा? अब तो राजा वो बनेगा जिसे जनता चाहेगी। जिसे जनता चाहेगी, जिसे जनता चाहेगी, या जो काबिल होगा? नहीं, काबिल तो नहीं, जनता तो काबिल तो जब भी होगा जब जनता चाहेगी। अच्छा, काबिल से फर्क नहीं, काबिल का मतलब ये नहीं हुआ कि काबिल है। काबिल तो बहुत सारे देश में लोग हमारे, ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव होता है, और जनता जिसे मतलब तय करती है वही चुनाव जीतता है, और वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे। आप ही के पार्टी के जो है सांसद हैं वरुण गांधी, आए दिन जो है अपनी पार्टी के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? क्या उनकी अगली रणनीति है के बारे में वो जाने। ऐसे लोगों के बारे में पार्टी कुछ न कुछ सोचेगी, और इस तरीके की पार्टी विरोधी गतिविधियों में अगर वो है, पार्टी को सोचना पड़ेगा कुछ न कुछ उनके बारे में। क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उनके मन में क्या है क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता चीज। ना तो मेरी मुलाकात होती है, ना मैंने देखा उन्हें कभी ढंग से। तो एक आध बार सदन में कहीं मुलाकात हो गई हो तो अलग बात है। अभी उनका जो है एक बयान जो है बड़ा काफी वायरल हो रहा है कि जितनी भी पार्टी अमीरों की पार्टियां हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस है सब अमीर घर के हैं, अमीर हैं, बहुत पैसा उन पे, गरीबों के लिए कोई पार्टी नहीं है जो गरीबों का प्रतिनिधित्व कर सके, उनका नेता नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? कितना सच है ये? गरीबों की पार्टी है ना भाजपा, लेकिन तो भाजपा गरीबों की तो पार्टी है। हमारे तो नेता कहते हैं बार बार, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरा, अभी पीछे देखा होगा
उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है, गरीबों के बारे में सोच के ही ये देश को यहाँ तक पहुंचाया। पिछली सरकारें रहती गरीब के बारे में नहीं सोचती थी, जो परिक्रमा करते थे गणेश परिक्रमा जिसे बोलते हैं, है ना, उनको इसका लाभ मिलता है। लेकिन जो पीछे पंक्ति में खड़ा गरीब बेचारा, उसको तो रोशनी तक नहीं पड़ती थी सूरज की, है ना, तो आज सरकार की किरणें वहां तक पहुंची, उसको सरकार का लाभ वहां तक मिल रहा है, सीधा सीधा मिल रहा है, कोई बीच में दलाली नहीं, कोई, है ना। पहले तो ये राहुल गांधी, वो क्या नाम है, राजीव गांधी पहले कहते थे कि 1 रुपया यहाँ से जाता है तो गरीबों तक 10 पैसे पहुंचते। अब उन्हें जब 10 बजे ये पता है कि बीच में कोई 10 पैसे कहाँ जा रहा पहुंच रहे हैं, तो बाकी माल कहाँ जा रहा है, या तो अधिकारियों के पेट में जा रहा है या नेताओं के पास जा रहा है, और कोई माध्यम तो हो नहीं सकता, तो उस कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जब से माननीय मोदी जी आए तो 1 रुपया भी अगर जा रहा है गरीब को, 1 रुपया उसके खाते में सीधा जा रहा है, कोई बीच के बिचौलिए सब खत्म।